दोस्तों, बिहार का जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक बिहारी होने के नाते मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है कि कौन आदमी या कौन नेता या कौन पार्टी जो है बिहार में इस बार सरकार बनाएगी। और इसीलिए मैं खासकर बिहार के जो ओपिनियन पोल्स आते हैं या जो मेरा आकलन आकलन जो होता है ओपिनियन पोल को लेकर उसके ऊपर वीडियो बना के और अपनी जो मैं क्या समझता हूँ कि बिहार के जमीन से जो वहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, उसके हिसाब से मैं क्या सोचता हूँ कि बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। देखिए, जो लोग भी 90s के दौर में रहे हैं, वो जो लालू यादव के शासन का जो वो काला सच है, उसको जब भी उनके दिमाग में आएगा या उनके बच्चे लोगों को जो बताएगा, जो आज भी वहाँ रह रहे हैं, तो उनको पता चलेगा डिफरेंस क्या है। सरकार आपको पसंद हो, नापसंद हो अलग बात है, लेकिन चेंजेज़ आपको दिखेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि क्राइम आज के टाइम में बिहार में नहीं है, लेकिन एक जगह जहाँ पे मतलब राज्य या प्रशासन के द्वारा प्रचा संचालित क्राइम चलते थे, आज वो नहीं है, लोग क्राइम खुद करते हैं और उसकी सज़ा भी मिलती है, कहीं ढिलाई भी हो जाती है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन प्रशासन उसमें कि राज्य सरकार की अनुमति से या राज्य सरकार के वृहद हस्त से ये क्राइम हो रहा है, ये आज के टाइम में नहीं है। अब एक नया सर्वे जो आया, जो ये भी सर्वे मैंने कल आपको बताया था कि दैनिक भास्कर का एक सर्वे था, जिसमें जिसके पैनल में योगेंद्र यादव भी थे। वो खुद मान रहे हैं कि बिहार में जो है एनडीए की सरकार आ रही है, क्योंकि दैनिक भास्कर तो यही मानता है। तो पैनल में वो भी हैं, ज्यादातर आप देखेंगे तो वो विचारधारा के 5-6 लोग पैनल में हैं। वो लोग हैं जो लोग ये मानते हैं कि बिहार मतलब जो बीजेपी की एक तरह से हमेशा से अगेंस्ट में बातें बोलते रहे हैं, वो अगर मान रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सच्चाई क्या है। इसके अलावा आप समझने के लिए कल का राहुल गांधी का भाषण देख सकते हैं। वो मतलब ऐसा लग रहा है भाषण देने के लिए भाषण दे रहे हैं। वही मतलब बिहार के बारे में कोई बात नहीं, वही अडानी, वही अंबानी, वही वोट चोरी, जो आज विगत मतलब 3-4 मुद्दे ही 15 साल से वो कर रहे हैं। अडानी अंबानी तो चल ही रहा है उनका, वो ईवीएम चल रहा था, वो उसमें एक वोट चोरी उन्होंने जोड़ दिया है, जिससे जनता को कोई सरोकार नहीं। बिहार की जनता अब ये जो सेंटर मैंने हमने बोला ना कि अगर सेंट्रिक चुनाव हो जाएगा तो ऐसे भी नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी का कि अगर बोलेंगे कुछ होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, और यही देखने को मिल रहा है। अब पहले चरण के जो चुनाव है उसमें 122 सीट 121 सीटों पर चुनाव होगा 6 नवंबर को, और दूसरे फेज में 122 सीटों पर 11 नवंबर को चुनाव होगा। अब जो आप देखेंगे कि इसमें बिहार के मतलब अभी जो ये आईएनएस मैट्राइज का सर्वे है 10 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में किया गया है, जिसमें से 73,287 लोगों के राजनीतिक मिजाज को जानने की कोशिश की गई। सर्वे में 38,109 पुरुषों और 19,787 महिलाओं और 15,390 युवाओं को शामिल किया गया है। और इन्होंने सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर जो है प्लस माइनस देखेंगे तो 3% रखा है। अब इनके हिसाब से जो सर्वे आया, और सर्वे के मुताबिक राज्य के 243 सीटों में एनडीए को 153 से 164 सीट मिल सकता है। इंडी गठबंधन जो 76 से 87 सीटें के मिलने का अनुमान। अब देखिए, जो पहले एक कांटे का टक्कर भी दिखा रहे थे, चाहे जेबीसी हो चाहे कोई, अभी जेबीसी का भी जो सर्वे आया उसको भी बताऊंगा आपको, वो अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जो नीतीश कुमार को पहले तेजस्वी आगे थे पीछे दिखाया जा रहा था, मैं तो कई बार मानता हूं कि अगर ये मानते हैं कि सर्वे सारा फिक्स होता है तो ये भी फिक्स ही होगा। कि पहले नीतीश कुमार को आपको नीचे दिखा रहे थे, आज नीतीश कुमार को वो तेजस्वी यादव से आगे दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद में नीतीश कुमार है। अब सर्वे के हिसाब से देखा, जेडीयू जो बीजेपी है उनको 83 से 87 सीट मिल सकती है, जेडीयू को 1 से 65 सीट मिल सकती है, और जो उनके जो हिंदुस्तान अवामी मोर्चा है उनको 4 से 5, और जो एलजेपी है रामविलास का 4 से 5, उपेंद्र कुशवाहा को 1 से 2 सीट। इस तरह इंडी गठबंधन में राजद को 62 से 66 सीट मिल सकता है, और कांग्रेस को 7 to 9। सोचिए कि कांग्रेस की अपनी क्या जनाधार है। ये कांग्रेस को सोचने की बात है, मैं बताऊंगा एक 2-3 चीजें आगे। ये पहले सर्वे को मैं बता दूं। इसके बाद आप देखेंगे एम जो सीपीआई एमएल है उनको 6 से 8 थी, जबकि जिनका
आपने कोई बड़ा नेता देखने को नहीं मिला होगा, इतना ज्यादा मीडिया में कवरेज नहीं मिल रहा, उनको भी आप देखेंगे तो कांग्रेस के बराबर सीट दे रहे हैं। सीपीआईएम को एक, और सीपीआई मार्क्सवादी जो है उसको एक, और विकासशील इंसान पार्टी को, वीआईपी को एक दो सीट, जो कि डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। और यहीं पे प्रशांत किशोर को 1 से 2 सीट देने को अनुमान कर रहे हैं, जनसुरा 1 से 3 सीट को। तो देखा जाए तो, और अन्य को 4 सीट। तो बिहार में देखा जाए, एनडीए को उन्होंने 49% जो है वोट शेयर दिया है, और एनडी गठबंधन को 38% का वोट शेयर दिया है। भाजपा को सबसे ज्यादा 21% वोट मिलने का अनुमान लगा है, जबकि एनडीए में जेडीयू को 18%, और जो हिंदुस्तान अवामी मोर्चा हम, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, 2%, लोक जनशक्ति पार्टी 6%, उपेंद्र कुशवाहा को 2% वोट मिलने के ये अनुमान बताए हैं। इंडी गठबंधन में देखा जाए तो आरजेडी को 22% वोट, अगर देखा जाए तो, अगर तुलना किया जाए तो आप एनडीए में 38% वोट है जो बीजेपी को मिल रहा है, बहुत मतलब एक 21% वोट जो है भाजपा को 21% मिल रहा है, और राजद को 22। तो अगर वोट शेयर के हिसाब से देखें, इनके हिसाब से वोट शेयर आरजेडी को ज्यादा मिल रहा है। कांग्रेस को 8% वोट है, कांग्रेस का तो पता नहीं क्या है यार। सीपीआईएमएल को 5%, सीपीआईएम को 1%, मार्क्सवादी को 1%, मुकेश सहनी को 1%, प्रशांत किसान को 4% का वोट मिलने का अनुमान बताया गया है। ये है, मतलब अगर देखा जाए तो ये जो मैट्राइज का जो अभी जो सर्वे आया है, उसके हिसाब से ये दिखाया है कि ये कितना मतलब ये कर सकती है, कमाल कर सकती है, कितना नहीं। ये मोटराइज का था। अब आया है एक और सर्वे है जिसके बारे में बता दूं कि पोलिस्टर पीपुल्स इंसाइट के ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 133 से 143 सीट मिल सकती है, महागठबंधन को 93 से 102 सीट मिल सकती है। ये उनका है कि इसमें महागठबंधन को कितना मिल सकता, जनसुराज को 1 से 3, एमआईएम को 2 से 3, अदर को 2, बीजेपी को 70 से 72, जेडीयू को 53 से 56, और हमको 2 सीट मिल सकती है, एलजेपी को 10 से 12, आरजेडी को 69 से 72, मतलब बीजेपी और आरजेडी एक के बराबर पहले की तरह है। कांग्रेस 10 से 13, लेफ्ट 14 से 15, वीआईपी 1 से 2। इस तरह से एनडीए को 45% वोट और 39% महागठबंधन को। चाणक्य स्टडीज के सर्वे के अनुसार बीजेपी को 128 से 134। ये चाणक्य जो है, आप जानते हैं चाणक्य का जो एग्जिट पोल आता है, काफी फेमस रहा है टुडे चाणक्य का, तो उन्हीं का ये स्ट्रेटेजी जो है, जो ओपिनियन पोल है, उनके हिसाब से 128 से 134, महागठबंधन 102 से 108, और अन्य को 5 से 9। तो देखा जाए तो एक मोटा मोटी आप देखेंगे तो सारी जो जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें आपको बीजेपी को सरकार बनाते या एनडीए को सरकार बनाते दिखा रही है। अब मैं दूसरी बातें बोलूंगा, आप देखेंगे कि देखिए इसका बहुत ज्यादा मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या होने को तो कुछ भी हो जाएगा, अपने को पता नहीं है कब क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो केवल हम आकलन लगा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, जनता क्या सोचती है हमें नहीं पता है। लेकिन अगर जैसे आंकड़े सच होते तो उसके क्या कारण होते, आप भी इसके लिए आइडिया लगा। चैलेंजेस तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सामने कितने हैं? एक जो हिंदू या राष्ट्रवादी लोग हैं वो बीजेपी के वोट बैंक है, हर का अपना वोट बैंक होता है, वो वोट बैंक उसी को वोट देता है जब तक उसमें कोई सेंध नहीं लगता। अब बीजेपी के अगर वोट में सेंध कौन लगा सकता है? जो उनसे बड़ा जो हिंदुवादी पार्टी हो या राष्ट्रवादी पार्टी हो, वो सेंध लगा सकता है। तो ऐसा कोई आपको बीजेपी के अलावा कोई पार्टी दिख रहा हो तो मेरे को बताइएगा, तब उनके वोट में आप बोलेंगे सेंध। अब आरजेडी का जो वोट बैंक है, वो उसका वोट बैंक है ज्यादातर जो देखेंगे एमवाई समीकरण, मुस्लिम और यादव। तो उसमें सेंध कैसे लगा? एक तो मुस्लिम एमआईएम लड़ रही है, सीमांचल में 24 ऐसे सीट हैं जहां पे एमआईएम की पहले भी उन्होंने सीट हासिल अच्छी की थी, जो बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। अगर उसी तरह आप देखेंगे कि यादव, तो तेज प्रताप यादव भी चुनाव हर जगह लड़ रहे हैं, तो यादव भी शरद, तो उनको कहीं ना कहीं उनके वोट में चाहे कितना भी परसेंट हो, 1%, 2%, जो भी सेंध है, तो वो लगता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा जो बीजेपी के अगेंस्ट में जो वोट देते हैं, वो जो मुस्लिम और यादव नहीं है, एमआई समीकरण नहीं है, वो कौन आपको वोट देगा? तो वो आपको जैसे कि जनसुराज में बढ़ जाएगा,
उसके बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी जहां लड़ती हो वहां पड़ जाएगा। कई पार्टियां जैसे हैं वो उसमें मायावती की जहां लड़ेगी वहां लड़ बढ़ जाएगा। तो ये जो पार्टियां हैं, फिर तेज प्रताप यादव की जो पार्टी है उसमें बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि महागठबंधन के सामने चैलेंजेस ज्यादा है। इसलिए आपने एग्रेशन देखा होगा, बीजेपी के जो प्रचार है, एनडीए का प्रचार है, उसमें एग्रेशन ज्यादा है। और उसका वजह बताता हूं आपको कि आपने पहले, इसके पहले 2020 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की रैली इतनी नहीं देखी होगी। पहली बार योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं। जो आप नीतीश कुमार एक तरह से सेकुलर छवि बना के रखते थे, वो इस समय उनको भी लग गया कि मुस्लिम मुझे को वोट देते नहीं है। तो इसलिए आप देखिए कि रघुनाथपुर में या कहीं भी जेडीयू के जो प्रत्याशी है उसका प्रचार कर रहे हैं, और वही बटेंगे तो कटेंगे वाले नारा के साथ कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से अगर एनडीए के अगर कमान देखेंगे तो वो कमान जो है इस समय बीजेपी के हाथ में है। सीवान में हेमंत बिश्व शर्मा का कल रैली हुआ, रघुनाथपुर में हुआ था। मतलब आप देखिए कि ये जो एक तरह से पूर्वांचल का क्षेत्र है जहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, वहां पे इनकी रैली चल रही है। और आप हेमंता का आपने भाषण सुना होगा तो एकदम खुलेआम वो, मतलब आप देख सकते हैं जो बीजेपी का एक कट्टर एजेंडा उसको, उसके तहत वो भाषण दे रहे थे। तो कहने का क्या मतलब है, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि जो राष्ट्रवादी लोग, जो जो बीजेपी का वोट बैंक है, और प्रखर रूप से बीजेपी को या एनडीए को वोट देंगे, और वो जेडीयू को भी वोट देंगे। क्योंकि जो जेडीयू भी इस समय, नीतीश कुमार कहीं भी आपको कैंपेन में उस तरह नहीं दिखेंगे जिस तरह की बीजेपी के नेता दिख रहे हैं। वो भी वो दिख रहे हैं जिनकी अपनी एक हिंदुत्ववादी की छवि रही है, वो देखेंगे। अब आपने देखा होगा कि एक तेजस्वी का भी वीडियो चल रहा है कि वो तीन जो बोले कि जो मैं इतनी नौकरी दे दूंगा। तो अब जैसे केजरीवाल को देखा कि यमुना साफ कर दूंगा, तो हर साल वो बोलते थे अगले साल साफ हो जाएगा। वैसे ही तेजस्वी यादव हर इंटरव्यू, 6-7 इंटरव्यू है, उसमें हर 2-3 दिन में उनका ब्लू प्रिंट आ जाएगा। तो मीम बनने लगा कि अमरीश पुरी बोलते हैं कि अरे यार कहाँ है तेरा ब्लू प्रिंट। तो तेजस्वी यादव भी हर दिन हर इंटरव्यू में 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से यही बोल रहे हैं 2-3 दिन में ब्लू प्रिंट आ जाएगा। लेकिन वो ब्लू प्रिंट मतलब आपको 15-20 दिन में भी अगर ब्लू प्रिंट उनका नहीं आ पाया 2-3 दिन के, मतलब यानी कि बाद में अजीत अंजुम ने बोला भी कि क्या है 11 तारीख के बाद आपका ब्लू प्रिंट आएगा क्या, तो बोले नहीं नहीं अब आ जाएगा। तो मतलब तेजस्वी यादव के भी लग रहा है कि चुनाव जो है, और उन पे आरोप भी लग रहा है कि टिकट काफी चल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है, उनके समर्थक ही बोल रहे हैं बिहार में कि उनको लग रहा है कि चुनाव तो जितना नहीं है जितना पैसा कमा लो टिकट बेच के, तो वैसा भी चल रहा है। अब सच्चाई क्या है वो तो वो जानते होंगे। इसके अलावा एक और चीज है कि खड़गे साहब का कल भाषण था, वो खोल रहे कि मोदी जी यहाँ क्यों बाराती के लिए बैठे हुए हैं, क्यों बारात में आए हुए हैं। मतलब उनको मोदी जी को इतना रैली नहीं करना चाहिए। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उनको घबराहट है कि मोदी जी के आने से, जैसे आपने 2020 में उस समय तेजस्वी के लहर, मतलब बोल सकते हवा था एक तरह से, वो हवा में तेजस्वी नहीं बन पाया। उसका वजह था सिर्फ नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के भाषण के बाद या रैली के बाद जो लास्ट का जो फेज चला, उसमें देखा जाए तो एनडीए को काफी बढ़त मिला, जिसकी वजह से सरकार एनडीए 2020 में बना पाई थी। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी यही होने वाला है कि इस समय तो आप देखिए कि उनके साथ पीएम मोदी के सपोर्ट में, सपोर्टिंग बोलते हैं ना कि कंधा से कंधा मिला गई, योगी आदित्यनाथ है, हेमंता है, तो ये लोग जबरदस्त कर रहे हैं, अमित शाह है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और महागठबंधन के पास समस्याएं बहुत है। तो 2000 मतलब 14 तारीख के बाद मुझे लग रहा है कि ये जो है एनडीए की सरकार वहां पे बनेगी, और महागठबंधन में बहुत बड़ा फूट आपको देखने को मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के